नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे बाक परिंदे। पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.1 देखा था, जो पहला चैप्टर है मैथ का आप लोग का, उसमें आप लोगों ने 1.1 पूरा बनाया था, पूरा सॉल्व करवाया था मैंने, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग 1.2 सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी का जो आपका 1.2 है उसको सॉल्व करेंगे, और साथ ही उसका पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। और चूँकि भेज दिया गया, आप उसे देख लेंगे और उससे आप लोग उसके एग्जाम्पल बनाने का प्रयास करेंगे, और फिर उन्हीं प्रश्नों को फिर से आप दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं लगभग कुछ क्वेश्चंस को बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जो कुछ संख्याएँ दे रखी हैं और कह रहा है कि उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। एक्सरसाइज है हमारा 1.2, ठीक है, मैथ है 1.2 एनसीईआरटी का। तो इसमें दे रखा है आपका कि कुछ संख्याएं दे रखा है और कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड से हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन दे रखा है 140, तो इसे हमको बस गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है, दिखा देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, जैसे एलसीएम हम निकालते हैं वैसे इसको निकालेंगे। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे तो यह कितना बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। फिर इस छोटी संख्या से भाग देंगे तो ये 35 हो जाएगा, भाग लग जाएगा। फिर आप किससे भाग लगा सकते हैं, 5 से, तो यह 7 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम 140 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बस हमको ऐसे ही लिख देना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देना था, ठीक है। तो आसानी से आप बना लीजिएगा। आप आगे जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है ना। और उसमें कोई समस्या आएगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप में हमें बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब हम अगला सब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 और 91। पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 एवं 91, ठीक है। और कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ का। ये जांच भी करना है और साथ ही हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। तो हम चलिए इसको आप लोगों ने पीछे भाग विधि से एचसीएफ निकाला होगा, और गुणनखंड आप लोग भी भाग विधि से, जो एलसीएम होता है वो भी आप लोग भाग विधि से निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं, चूँकि इसका अगला सवाल वही है, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो हम इसी को ही गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जांच करेंगे। हमें क्या जांच करना है, हमें जांच ये करना है कि दो संख्या, चलिए आगे उसको लिखते हैं हम, ठीक है ना। तो पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको गुणनखंड करेंगे। तो 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। उसके बाद तो ये भाग लगेगा नहीं, 13 से ही लगेगा, यानी कि हम 26 को क्या लिख सकते हैं, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। उसी तरह 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 91 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो ये जाएगा आपका कितना बार में, तो ये जाएगा आपका 13 से 13 सत्ते 91, ठीक है। फिर उसके बाद 7 बार में जाएगा, ठीक। यानी कि 91 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 13 गुणे 1, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो यहाँ पे हमारे पास गुणनखंड आया, ये गुणनखंड का जो गुणनफल आया, इसमें जो संख्याएं दोनों में मिल रही हैं वो क्या होगा, वह उसका एचसीएफ होगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और जो संख्याएं मिल रही हैं एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्याएं मिल रही हैं उसको एक बार लिखते हैं, और जो संख्याएं नहीं मिलती हैं उसको वैसे ही लिख के गुणा कर देते हैं। यानी कि इसमें 13 मिल रहा है तो 13 को हम एक बार लिखेंगे, बाकी 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को लिख देंगे, 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को लिख देंगे, और 1 लिखना चाहें लिखें या नहीं लिखें, बात बराबर है। अब इन सबको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, और 91 में 2 से गुणा करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नवा
18, 182, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया और एचसीएफ कितना आ गया 13 आ गया। अब हमें जांच क्या करना है, तो अब हमें यहाँ लिखेंगे प्रश्न से हमें जांच क्या करना है, हमें जांच ये करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के, यानी कि हमें जांच ये करना था कि ए क्रॉस बी यानी ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक, तो हम एलएचएस लेते हैं, एलएचएस ए क्रॉस बी यानी कि ए गुणे बी, ए क्या है 26 है, बी क्या है 91 है। जो दिया था दो संख्याओं का गुणनफल हमने उसको ए और बी मान लिया पहली संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, ठीक है ना, तो हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं रफ में। तो ये आएगा 6 एकम 6 96 54, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 82, मतलब 6 और ये 6 और 8 5 13 और ये हो गया 2, यानी कि 2366। कितना आया ये 2366, ठीक है ना, ये है एलएचएस। ठीक, अब हम आरएचएस सॉल्व करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह तो है नहीं बोर्ड पे, तो हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एलएचएस हो गया हमारा। अब आरएचएस, आरएचएस में क्या है एलसीएम गुणे एचसीएफ है। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया है 182, एचसीएफ कितना आया है 13, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 3 8 24, ठीक, 3 एकम 3 2 5 और ये हो गया 2 8 और 1, तो ये हो जाएगा 6, ये भी 6 और ये 8 5 13 और ये 2 23, यानी कि सेम आया 2366। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यह क्या है, दोनों बराबर हो गया, एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के। ये हमारा प्रूफ हो गया, बस इसे ही हमको प्रूफ करना था। तो ऐसे हम बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकाल देंगे, फिर लिखेंगे प्रश्न से एक ए गुणे बी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप एलएचएस लेंगे, तो एलएचएस में क्या करना होगा, हमको दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखना होगा, तो देखेंगे कितना आया वैसे छोड़ देंगे। फिर आरएचएस बनाएंगे, आरएचएस में क्या होगा उसके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करना होगा, तो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो देखेंगे कितना आया, फिर देखेंगे क्या यह दोनों बराबर आया, तो दोनों बराबर है, तो इसलिए यह क्या हो गया प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे बनाएंगे। इस तरह आपका आगे कुछ क्वेश्चन है, आप उसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो अभी मैंने आपको बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करना है, तो फिर भी एक इसमें बता देते हैं, पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी आप खुद बनाइएगा। पहला है 12 15 और 21, पहला जो है वो है 12 15 और 21, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ निकालना है, तो हम तीनों को साइड में निकाल लेंगे, मतलब ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 6 के 12, फिर 2 3 6, फिर यहाँ 15 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15, फिर यहाँ 21 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 21, यानी कि 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और फिर उसके बाद 15 को क्या लिख सकते हैं, तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, फिर आपका 21 को क्या लिख सकते हैं, तो 21 को लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें मिल क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि 3 जो है वो तीनों में मिल रहा है ना, तो ये आपका एचसीएफ हो गया। जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी तो उन सभी संख्याओं में जो गुणनखंड अभिष्ट होगा, यानी जो गुणनखंड मिलेगा, जो संख्या मिलेगी वही क्या होगा, तो वही आपका वही जो होगा वह क्या होगा एचसीएफ होगा। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए हमने क्या बताया, तो एचसीएफ तो 3 हो गया, एलसीएम के लिए हमने क्या बताया, तो एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, तो जो संख्या मिल रही है उसको एक बार लिखना है। ध्यान रखिएगा अगर दोनों में भी मिले ना
तो उसको भी हम एक बार ही लिखेंगे। अगर 2 में मिल जा रहा है तो उसको भी हम एक बार ही लिखेंगे। ज़रूरी नहीं कि तीनों में मिले, एलसीएम में तीनों में मिलने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 में भी मिल जाता है तो उसे हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 3 सब में मिल जाए तो एक बार लिख दें, फिर उसके बाद 7 नहीं मिल रहा है सब में, फिर 5 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर 2 भी नहीं मिल रहा है, फिर 2 भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब इन सबको गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पचे 20 और ये हो जाएगा 20 तियां 60 और 60 सत्ते तो 7 छके 42, 420, यानी कि 420 इसका एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप बनाइएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला हम क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी इसके आगे आप लोग खुद बनाइएगा इसमें का, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में पूछता है और ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो इसको बनाने के लिए एकदम आसान विधि अभी आपने पढ़ा है कि आपने अभी क्या पढ़ा था, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के। यानी अभी आपने पढ़ा, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी यानी ए गुणे बी बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। हमें दे क्या रखा है, हमारे पास दिया हुआ है यह कि 306 आपका क्या दे रखा है, 306 पहली संख्या, दूसरी संख्या 657 है और एचसीएफ दे रखा है 9, ठीक है। तो हम पहली संख्या लिख देते हैं, कितना है यह 306 गुणे दूसरी संख्या कितना है 657, ठीक, बराबर। अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमको एलसीएम नहीं पता है लेकिन एचसीएफ हमको पता है 9 है, ठीक है, 657 है ना, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या गुणा में है, बराबर के उधर है, तो या इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी या तो आप यहीं से कटा सकें या फिर इसको नीचे लेते आइए, यानी कि यह कितना हो जाएगा 306 गुणे 657 बट्टा या इसके नीचे चलाएगा 9 बराबर एलसीएम, ठीक है। अब इसको कटाइए, देखिए कितना बार में कट जा रहा है। तो 3 से हम कटाते हैं, 3 3 9, 3 एकम 3, 0 3 दूना 6, ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा तो ये होगा 3 3 9, 3 चौका 12, ठीक। यानी कि एलसीएम बराबर कितना आ जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 657 गुणे 34। इसको गुणा कर लीजिएगा, आप गुणा कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिए बार बार ये पूछता है एग्जाम में, कई साल यह पूछ चुका है, तो इसको ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना, n है, तो उसके लिए क्या 6 का पावर n जो है वह 0 पे समाप्त हो सकता है। n जो है कोई प्राकृतिक संख्या, यानी कि 6 का पावर अगर कोई प्राकृतिक संख्या हम लगा दें, यानी कि 6 का पावर 4 कर दें, 6 का पावर 7 कर दें, 6 का पावर 8 कर दें, तो क्या उसका जो अंक होगा, इकाई अंक होगा, वह 0 आ सकता है, ऐसे हमको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसके गुणनखंड में क्या शामिल होना चाहिए, 2 और 5 शामिल होना चाहिए। अगर 2 और 5 शामिल है तब वह क्या हो जाएगा, तब वह 0 पे उसका इकाई अंक 0 आएगा। अगर नहीं है तो उसका इकाई अंक 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बराबर 2 गुणे 3। इसको गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 गुणे 3 मिलेगा, इसका पावर n, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूँकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का शामिल होना
शामिल होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। लेकिन दी हुई संख्या में, दी गई संख्या में 2 है लेकिन 5 नहीं है, लेकिन 5 नहीं है। अतः इसका इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको इतनी बात ज़रूर लिखनी पड़ेगी। ये आपका प्रमेय है और इसे आपको लिखना होगा, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी जो संख्या होती है उसका इकाई अंक 0 तभी हो सकता है जब उसके गुणनखंड में क्या हो, 2 और 5 शामिल हो। अगर 2 और 5 शामिल नहीं है तो उसका जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वही बात मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ऐसे ही आपको लिखना होगा एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। 7 इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है, यह एक भाज्य संख्या क्यों है। हमें बताना है कि क्यों है। ये दोनों संख्याएं जो हैं वो क्या हैं, भाज्य संख्या क्यों है। कौन कौन है, 7 × 11 × 13 + 13 और दूसरा जो है वो है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और तोड़ दे तो यह क्या बनेगा, तो ये बनेगा 7 × 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 बनेगा, 5 4 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 बनेगा और ये हो गया 3 और × 2 × 1 + 5, ठीक है। ये संख्या 2 बन गई। हमें बताना है कि यह दोनों भाज्य क्यों है, व्याख्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने किताब अगर पढ़ा होगा, एनसीईआरटी का बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आप इस चैप्टर के पहले एक बात लिखी हुई है। उसमें समझाया गया है कि कोई भी संख्या जो होती है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में भी आप लोगों ने लिखा पढ़ा था कि उसको किसी भी संख्या को तोड़ा जा सकता है, यानी AQ + B R के रूप में लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या को BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। तो किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या होगा उसे हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणन जो खंड होगा उसको गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि हम अगर ऐसे लें 20 को लें तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, इसका एक अभाज्य गुणनफल होगा तो वह क्या होगा, 2 × 2 × 5 होगा, 2 × 2 × 5। तो यह क्या है, सभी संख्याएं क्या अभाज्य संख्याएं और इनका ये गुणनफल है, ठीक है ना। और यह क्या बन रही है, एक भाज्य संख्या बन रही है। 20 जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक भाज्य संख्या बन रहा है, ठीक है ना। तो वही बात इसके ठीक उल्टा है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। या क्या है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, तो ठीक इसके उल्टा भी तो होगा ना। किसी भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल जो होगा वह क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। क्योंकि अगर हम इसको भाग दें, इसको हम गुणा करके लिख दें, तो इसमें 7 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी भाग लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको अगर हम गुणा कर दें तो इसमें 7 से भाग लग जाएगा, 11 से भाग लग जाएगा, 13 से भाग लग जाएगा, इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सिर्फ एक ही बात लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह हम लिख देंगे, लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है। बस इतना ही बात लिखना था कि किसी भी संख्या को, किसी भाज्य संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए जो संख्या दी गई है वह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। दोनों एक स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। वे पुनः कितने समय बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिए, एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, और उस पर एक को 18 मिनट लग रहा है और दूसरे को 12 मिनट लग रहा है। तो दोनों क्या करते हैं, एक ही समय में एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो कितने समय बाद वह पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे, ऐसा हमको बताना है। तो ऐसे सवालों को आप लोग शुरू से ही बनाते आ रहे हैं कि 10 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू करती हैं, 2-2 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, और 9 बजे बजे हैं तो फिर पुनः कितने बजे बजेंगी, ठीक है ना। तो आपको स्पष्ट पता है कि ऐसे सवालों को हम बनाने के लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। क्योंकि एलसीएम एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या होती है जो क्या होती है, उन सभी संख्याओं से विभाजित होती हैं, ठीक है ना। जो एचसीएफ होता है वो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो क्या करता है कि उन सभी संख्याओं को विभाजित करता है, ठीक है ना। लेकिन जो एलसीएम होती है वह सबसे छोटी संख्या होती है, जो क्या करता है, उन सभी संख्याओं से विभाजित होता है, ठीक है ना। तो जो समय होगा वह क्या होगा, इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगा, यानी 12 से विभाजित होगा और 18 से विभाजित होगा। यानी कि हमें वह छोटी से छोटी संख्या पता लगानी है जो 12 से भी कट जाए और 18 से भी कट जाए। तो जो संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, क्या क्या दिया है, 18 दिया है और फिर 12 दिया है। तो हम इसको इस विधि से निकाल लेते हैं। आप गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 2 9 18, 2 6 12। फिर कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 से कटेगा, 3 तरीका 9, 3 दूना 6, ठीक है। अब हम इसको गुणा कर लेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 3 2, यानी कि 2 3 6, 2 3 6, 36 18 और 18 दूना 36, यानी 36 मिनट बाद वह दोनों क्या होंगे, फिर से उसी स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः मिलेंगे, ठीक है। ऐसे सवालों को बनाने के लिए हम सिर्फ एलसीएम निकाल देते हैं, हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने इसमें इस एक्सरसाइज में लगभग कई क्वेश्चन छोड़े हैं, एक एक क्वेश्चन बता के बाकी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। तो उसे आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप हमें कमेंट करके पूछिएगा हमसे, और साथ ही बताइएगा आपको कमेंट करके कि यह वीडियो आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया, ठीक है। साथ ही मेरे पढ़ाने का जो स्पीड है वो ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है ना। अगर ज़्यादा होगा तो मैं अपने स्पीड को थोड़ा कम करूँगा और समझाते हुए अच्छे से आगे बढ़ूँगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। कोशिश किया जाएगा कि अब आपका वीडियो जो होगा वह रेगुलर आए, ठीक है। इसका PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है और साथ ही फिर से भेज दूंगा। और इस एक्सरसाइज को बनाइएगा, साथ ही इसका एग्जाम्पल बनाइएगा और इसमें जो बातें लिखी हैं उसे पढ़िएगा ध्यान से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे।